चलो, तो अपन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी सरफेस डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब इससे आगे के पॉइंट डिस्कस करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन कैसे होता है, ये मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैकेनिज्म पे आते हैं। पॉइंट्स क्या है कि अपने जो लंग्स हैं, अपने जो लंग्स हैं, और लंग्स आर situated inside an airtight cavity। क्लियर? हमारे लंग्स एक एयरटाइट कैविटी के अंदर पैक्ड है, सिचुएटेड है, प्रेजेंट है, जिसे कहा जाता है थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी, क्लियर है? ये थोरेसिक चैम्बर। अब ये थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक चैम्बर एयरटाइट कैसे बनता है, यानी इसकी एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड, डोर्सल साइड, वेंट्रल साइड और लैटरल साइड कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। क्लियर है? तो अब अपन बात करते हैं कि यहाँ ये पॉइंट डिस्कस करने का मतलब क्या है कि हमारे लंग्स एयरटाइट कैविटी में प्रेजेंट है, ये हम लोगों को पता है। जो नहीं पता है वो क्या है कि एयरटाइट कैविटी में प्रेजेंट है स्पंजी पार्ट हमारे लंग्स। तो अगर इस एयरटाइट कैविटी की वॉल्यूम में कोई भी चेंज आया, क्लियर, एनी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, एनी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्टेड एज the change, reflected as the change in volume of lungs। तो थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम में कोई भी चेंज इट इज रिफ्लेक्ट होगा लंग्स की वॉल्यूम में चेंज। क्लियर है? यानी थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम में कोई भी चेंज आया तो वही चेंज एज इट इज लंग्स की वॉल्यूम में भी आएगा। और लंग्स की वॉल्यूम को कहा जाता है पल्मोनरी वॉल्यूम। पल्मोनरी वॉल्यूम ऐसा क्यों? तो भाई लंग्स के लिए वर्ड यूज होता है पल्मोन, साइंटिफिक टर्म है, तो पल्मोन की वॉल्यूम पल्मोनरी वॉल्यूम। थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम में कोई भी चेंज हुआ तो वो चेंज एज इट इज रिफ्लेक्ट होगा चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लंग्स। क्लियर है? यानी पल्मोनरी वॉल्यूम में, समझ रहे हो? अगर थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ी तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगी, थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम घटी तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी घटेगी, कम होगी। क्लियर है? यानी एज इट इज रिफ्लेक्ट होगा। ये ऐसा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर दिया गया है अपने लंग्स का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लंग्स एयरटाइट कैविटी थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, रखे गए हैं। क्लियर है? चलो, अब ये चेंज कैसे आ सकता है? ये एयरटाइट कैविटी की वॉल्यूम में चेंज, यानी थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम में चेंज कैसे आ सकता है? तो हम लोग बात करते हैं ये इस वॉल्यूम में चेंज आ सकता है, ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है एयरटाइट, इसमें चेंज आ सकता है अगर इसकी जो पार्ट्स हैं, जो एंटीरियर साइड जो पोर्शन है, पोस्टीरियर साइड जो पोर्शन है, डोर्सल साइड है, वेंट्रल साइड है, लेटरल साइड है, इनमें मूवमेंट होने से। मूवमेंट कैसे हो सकती है? तो हमारी बॉडी में मैक्सिमम मूवमेंट मस्कुलर होती है। तो हम लोग बात कर लेते हैं इस रेस्पिरेशन प्रोसेस में हेल्पफुल मसल्स की। क्लियर है कि वो मसल्स कौन कौन सी हैं? तो देखो, हेल्पफुल मसल्स इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कौन कौन सी मसल्स हेल्पफुल है? तो देखो, रेस्पिरेशन में हेल्पफुल मसल्स डिस्कस करनी है तो ये दो तरह की मसल्स होती हैं। क्लियर है? दो टाइप की मसल्स है जो रेस्पिरेशन में हेल्पफुल है। पहली, इन्हें कहा जाता है रेडियल मसल, रेडियल या फिर फ्रेनिक मसल, फ्रेनिक मसल्स। क्लियर है? रेडियल मसल्स या फ्रेनिक मसल्स। और सेकंड टाइप है, सेकंड मसल है
इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स, क्लियर है? रेडियल मसल्स एंड इंटरकोस्टल मसल्स। रेडियल मसल्स कौन सी मसल्स है और इंटरकोस्टल मसल्स कौन सी मसल्स है? तो देखो रेडियल मसल कहां प्रेजेंट होती है? रेडियल मसल हम लोग लिखेंगे प्रेजेंट इन डायफ्राम। डायफ्राम की जो मसल्स हैं उन्हें रेडियल या फ्रेनिक मसल्स कहा जाता है, क्लियर है? और इंटरकोस्टल मसल्स कौन सी है? तो ये वो मसल्स है जो कि प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स, हमारी रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है, क्लियर है? अब रिब्स के बीच में किस तरह से प्रेजेंट है, इस बेसिस पे ये दो टाइप की बताई जाती हैं, क्लियर है? टू टाइप्स। इंटरकोस्टल मसल्स दो तरह की है, कौन सी? तो देखो फर्स्ट टाइप है EICM। EICM का मतलब है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, क्लियर है? EICM। और सेकंड टाइप है IICM। IICM है इंटरनल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो ये दो तरह की इंटरकोस्टल मसल्स हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये तो हैं वो मसल्स जो रिब्स के बीच में प्रेजेंट है, और फ्रेनिक मसल या रेडियल मसल वो मसल है जो कि डायफ्राम बनाती है, डायफ्राम की मसल्स है। और ये मसल्स हैं जो कि हेल्पफुल हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में। रेस्पिरेशन प्रोसेस में किस तरह से हेल्पफुल है? तो मसल्स ब्रिंग द चेंज in the volume of thoracic cavity which is reflected as the change in volume of lungs, फिर पल्मोनरी वॉल्यूम। यानी मसल्स ही वो स्ट्रक्चर्स हैं जो थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में चेंज इंड्यूस करेंगे, और यही चेंज पल्मोनरी वॉल्यूम में दिखेगा हमें, क्लियर है? तो सब कुछ डिपेंड है, यानी रेस्पिरेशन का पूरा मैकेनिज्म डिपेंड है पल्मोनरी वॉल्यूम में चेंज पर, क्लियर है? और ये किस पे डिपेंड है? थोरेसिक वॉल्यूम के चेंज पर, क्लियर है? चलो तो अब अपन बात करते हैं मैकेनिज्म की, पर्टिकुलर मैकेनिज्म की। ये निपटाओ जल्दी, हो गया? चलो अब अपन बात करते हैं मैकेनिज्म। तो हम लोग मसल्स डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो मसल्स हम लोगों ने बताया दो तरह की, इंटरकोस्टल और फ्रेनिक मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स फिर फर्दर दो टाइप की होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल। तो एक छोटा सा पॉइंट इस पे भी निपटा ही लेते हैं। देखो क्या है या किस तरह से प्रेजेंट होती है इंटरकोस्टल मसल्स। ये स्ट्रक्चर है अपना स्टर्नम, क्लियर है? लॉन्ग फ्लैट बोन है सिंगल, जो कि प्रेजेंट होती है हमारी मिड वेंट्रल एक्सिस पर, क्लियर है? ये जो यहाँ प्रेजेंट है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि रिब्स से अटैच मसल्स किस तरह से प्रेजेंट होती है। तो यहाँ है रिब्स की अटैचमेंट, क्लियर है? रिब्स की अटैचमेंट, ये रिब्स की अटैचमेंट साइट है। तो यहाँ रिब्स प्रेजेंट है स्टर्नम पे, ये रिब्स प्रेजेंट है, इस तरह से जुड़ी हुई है। चलो तो ये रिब्स नहीं है जो अपर पोर्शन दिखाई दे रहा है, रिब्स यहां से शुरू होती है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और
7th। 7 ही पेयर हैं रिब्स के जो स्टर्नम से जुड़े हैं। पेयर मतलब ये तो 7 ही हैं, तो 7 इस साइड भी तो होती हैं, बाकी जो बची हुई रिब्स है वो स्टर्नम से नहीं जुड़ती। क्लियर है? तो ये रिब्स इस तरह से अटैच है। अब ये रिब्स घूम करके पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है, ये हम लोग अलग जगह डिस्कस करते हैं, यहाँ इसकी बात नहीं करते। हम लोग बात कर रहे हैं रिब्स यानी कोस्टल्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट है उनकी, यानी इंटरकोस्टल मसल्स की। इंटरकोस्टल मसल्स हम लोगों ने 2 तरह की बताई, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल। किस तरह से होते हैं तो देखो, फर्स्ट इस तरह से मसल्स प्रेजेंट है रिब्स के बीच में। क्लियर है? ये फर्स्ट है। सेकंड टाइप इस तरह से, थोड़ा सा डिटेल्ड स्ट्रक्चर है तो ढंग से बनाना। ये है। क्लियर है? तो ये मसल्स प्रेजेंट है। अब जो पीछे की तरफ है यानी अंदर की तरफ है, इसे कहा जाता है IICM, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। और जो बाहर की तरफ है इसे कहा जाता है EICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। क्लियर है? तो ये तो है इंटरनल और ये है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। क्लियर है? तो ये 2 तरह के मसल्स है जो रिब्स के बीच में प्रेजेंट है। ये क्या है? ये है रिब्स। और ये स्ट्रक्चर क्या है? ये है स्टर्नम। ये स्टर्नम। क्लियर है? तो ये इस तरह से मसल्स प्रेजेंट है और ये मसल्स चेंज क्रिएट करती है थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम में। समझ रहे हो? चलो निपटाओ इसे, निपटाओ। जल्दी निपटाओ, डायग्राम ही तो है। हो गया? चलो अब अपन बात करते हैं कि ये फंक्शन किस तरह से होता है, यानी मैकेनिज्म क्या है रेस्पिरेशन का। तो रेस्पिरेशन यानी हम लोग ब्रीदिंग मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं ना, ब्रीदिंग मैकेनिज्म ही तो डिस्कस कर रहे हैं। ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ब्रीदिंग मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं। तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म या रेस्पिरेशन के 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? तो देखो मैकेनिज्म 2 पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड है, डिवाइडेड है। फर्स्ट कि हम लोग इनहेल करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन। क्लियर है? और सेकंड कि हम लोग एक्सहेल करते हैं, जिसे कहते हैं एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन यानी सांस अंदर लेना यानी इनहेलेशन। इनहेलेशन। क्लियर है? और एक्सपायरेशन यानी सांस बाहर छोड़ना यानी एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन। क्लियर है? तो 2 पार्ट हैं, इंस्पायरेशन या इनहेलेशन, एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। अब कैसे होता है ये सब कुछ डिस्कस करते हैं अपन। तो देखो इंस्पायरेशन अगर हम लोग फंक्शन के बेस पे देखें तो एक एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है। क्लियर है? अब एक्टिव क्यों बोला भाई? क्योंकि तुम लोग समझने की कोशिश करो, सोचो, थोड़ा सा फील करो जैसे हम लोग अभी नॉर्मल है। अब मैंने सांस लिया तो मुझे ताकत लगानी पड़ी सांस लेने के लिए, जबकि छोड़ते वक्त मुझे बड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, बड़ा आराम मिल रहा है ना।
है ना। सांस लेते वक्त थोड़ा जोर आ रहा है, छोड़ते वक्त बड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, आराम मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि सांस लेते वक्त हम लोग काम करवाते हैं अपनी मसल्स से, मसल्स फंक्शन करती है, तो मसल्स फंक्शन करती है तो उसे एनर्जी चाहिए, इसलिए हम लोग कह रहे हैं ये एक्टिव प्रोसेस है, यानी यहाँ एटीपी यूज होगी। क्लियर है? एटीपी यूज होगी, एटीपी यूज। क्लियर है? जबकि एक्सेलेरेशन एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है। क्लियर है? पैसिव प्रोसेस यानी यहां एटीपी यूज नहीं होगी, एटीपी नॉट यूज्ड। क्लियर है? तो ये पैसिव प्रोसेस है। पहला डिफरेंस इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में। और डिफरेंसेस क्या है और क्या पॉइंट है? तो देखो, इंस्पायरेशन जो है ये 2 सेकंड की प्रोसेस है, सांस लेने में हमें 2 सेकंड लगते हैं, जबकि एक्सपायर करने में, एक्सहेल करने में, सांस छोड़ने में हमें तकरीबन 3 सेकंड लगते हैं। क्लियर है? तो ये टाइमिंग है। इंस्पायरेशन 2 सेकंड की एक्टिव प्रोसेस है और एक्सपायरेशन 3 सेकंड की पैसिव प्रोसेस है, यहां एनर्जी यूज नहीं होती। अब इंस्पायरेशन होता कैसे है? ठीक है, पहले एक निपटाते हैं फिर दूसरा। तो इंस्पायरेशन कैसे होगा? इंस्पायरेशन होने के लिए 2 फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, वो 2 फंक्शंस क्या है? तो देखो ध्यान से समझना, अब जो चीजें आ रही है वो इंपॉर्टेंट है। 2 फंक्शंस क्या है? पहला कि हमारी जो EICM होगी, EICM, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो डेफिनेट है कि एनर्जी यूज होगी। हम लोगों ने लिखा एक्टिव प्रोसेस एटीपी है। EICM एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होता है भाई? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन क्या इफेक्ट डालेगा ये देखते हैं। तो देखो ये रिब्स है, इनके बीच में प्रेजेंट है इस तरह से मसल्स, ठीक है, एक्स शेप्ड क्रॉस फॉर्म में मसल्स प्रेजेंट है। अब ये रिब्स है, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये रिब्स क्या करेगी? रिब्स नजदीक आएंगी एक दूसरे के, ठीक है। यानी अगर मैं कहूं ये स्टेबल है तो ये ऊपर की तरफ आ रही है, तो रिब्स ऊपर की तरफ आएंगी, अपवर्ड मूव करेगी, और अपवर्ड मूव करने के साथ साथ यहां देखो रिब्स बाहर की तरफ भी मूव करेगी, ठीक है, रिब्स बाहर की तरफ भी मूव करेगी। तो रिब्स किस तरह की मूवमेंट शो कर रही है? थोरेसिक चैम्बर इस तरह से मूव कर रहा है, देखो समझ रहे हो? रिब्स इस तरह से, ये तो EICM में कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या हुआ? रिब्स में मूवमेंट हुई, रिब्स मूव्स, किस तरह मूव की है रिब्स ने? किस तरह की मूवमेंट शो की है? अपवर्ड एंड आउटवर्ड, बाहर की तरफ। क्लियर? अपवर्ड एंड आउटवर्ड। अब रिब्स की ऐसी मूवमेंट से क्या हुआ? रिब्स ने ऐसी मूवमेंट शो की, इसका क्या इफेक्ट पड़ा? तो रिब्स की इस मूवमेंट की वजह से, रिब्स की इस मूवमेंट की वजह से, इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट की वजह से क्या होता है? हमारा जो थोरेसिक चैम्बर है, हमारी जो थोरेसिक कैविटी है वो थोड़ी सी बड़ी हुई है। अब इसको कैसे कहेंगे? थोरेसिक कैविटी बड़ी हुई है, फैली है, यानी थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज हुई है। किस एक्सिस पे? तो रिब्स कहां प्रेजेंट है? लेटरल साइड में प्रेजेंट है ना। अब ये यहां रिब्स है, ये इस तरह से मूवमेंट कर रही है, तो अपवर्ड आ रही है और आउटवर्ड आ रही है। किस तरह की वॉल्यूम इंक्रीज होगी, यानी किस एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज होगी, हम कैसे कह सकते हैं? तो रिब्स की इस मूवमेंट के कारण वॉल्यूम इंक्रीज होती है। किस एक्सिस में? ये कौन सी एक्सिस है? वेंट्रल साइड। ये कौन सी है? डोर्सल साइड। तो डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में ऐसे इंक्रीज नहीं हो रही है इस तरह से, तो यहां थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज होगी। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हुई है। क्लियर है? कैसे इंक्रीज हुई है? किस एक्सिस में इंक्रीज हुई है? तो ये एक्सिस हुई है, इंक्रीज हुई है, सॉरी, किस एक्सिस में? इन डोर्सो वेंट्रल
एक्सिस, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज होगी। क्लियर है, समझ गए? तो इंस्पायरेशन का एक स्टेप, ईआईसीएम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ और रिब्स ने मूवमेंट किया अपवर्ड और आउटवर्ड, रिब्स बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ आई, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ गई। किस एक्सिस में? डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में। ये तो पहला, ठीक है, पहला पार्ट इंस्पायरेशन का। दूसरा पार्ट क्या होता है कि जो फ्रेनिक मसल्स थी उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो गया। फ्रेनिक मसल कहां थी? फ्रेनिक मसल कहां थी ये बताओ मुझे। फ्रेनिक मसल्स थी हमारे डायफ्राम में, और इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो डायफ्राम में क्या चेंज आया? डायफ्राम बिकम्स, अब देखो डायफ्राम किस तरह का चेंज शो करता है। ये हमारी थोरेसिक कैविटी है और ये डायफ्राम होता है, ठीक है, इस तरह का कर्व्ड शेप में प्रेजेंट है, डोम शेप्ड, गुंबद नुमा बोलते हैं इसे, इस तरह की शेप है डायफ्राम। क्लियर है? अब ये इस तरह से यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ, ठीक है। अब क्या होता है, ये रिलैक्स स्टेट की पोजीशन, अगर इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो डायफ्राम इस तरह हो जाएगा, यानी डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा। क्लियर है? डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, तो यहां क्या कहेंगे? डायफ्राम बिकम फ्लैट, डायफ्राम फ्लैट हो गया। क्लियर है? समझ रहे हो? अब डायफ्राम फ्लैट हो गया तो क्या हुआ? पहले थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम कितनी थी? पहले थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम इतनी थी, तो ये थोड़ा सा ढंग से बनाओ। पहले सिर्फ ये हिस्सा थोरेसिक वॉल्यूम में कवर होता था, है ना, थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम में। अब ये डायफ्राम इस शेप का हो गया, तो ये हिस्सा एक्स्ट्रा ऐड हो गया ना इस वॉल्यूम में, ये हिस्सा एक्स्ट्रा ऐड हो गया, समझ रहे हो? ये हिस्सा एक्स्ट्रा ऐड हुआ तो ये किस एक्सिस में बढ़ी है वॉल्यूम? ये वॉल्यूम बढ़ी है इस एक्सिस में, इस एक्सिस में, यानी इस एक्सिस में, समझ रहे हो? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। क्लियर है? तो डायफ्राम के फ्लैट होने के कारण क्या हुआ है? वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हुई है। कैसे? किस एक्सिस पे इंक्रीज हुई है? इन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में। तो देखो थोरेसिक कैविटी की दो ही तो एक्सिस थी, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है। तो ऐसे भी थोरेसिक कैविटी फैल गई, चौड़ी हो गई, और इस तरह भी थोरेसिक कैविटी फैल गई, चौड़ी हो गई। तो ऑल ओवर दोनों मूवमेंट के कारण, इंस्पायरेशन में ईआईसीएम और फ्रेनिक मसल की कॉन्ट्रैक्शन के कारण वॉल्यूम बढ़ गई थोरेसिक कैविटी की, डोर्सो वेंट्रल और एंटीरियो पोस्टीरियर दोनों ही एक्सिस में बढ़ गई, ठीक है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि ऑल ओवर थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ गई, ऑल ओवर थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ गई, ठीक है। तो ये नोट करो, निपटाओ इसे जल्दी, इतना निपटाओ, फिर हम बात करते हैं इस थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ने से क्या हुआ। अब हम लोगों ने क्या कहा था, ये मैकेनिज्म स्टार्ट किया उस वक्त कि थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम में आने वाला कोई भी चेंज एज इट इज रिफ्लेक्ट होगा चेंज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। ये निपटाओ जल्दी, हो गया? चलो अब अपन बात करते हैं कि इस थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज करवाने से कैसे इंस्पायरेशन होता है। चलो तो अपन इंस्पायरेशन डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर है, यानी इनहेलेशन डिस्कस कर रहे हैं। इनहेलेशन कंप्लीट करें, सांस लें तभी तो सांस छोड़ेंगे, फिर एक्सहेलेशन करेंगे। तो देखो इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन में हम लोगों ने कहा दो स्टेप्स हैं, ईआईसीएम कॉन्ट्रैक्शन और फ्रेनिक का कॉन्ट्रैक्शन।
दोनों की कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या हुआ, थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, वॉल्यूम बढ़ी। किस एक्सिस में, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, और यहां वॉल्यूम बढ़ी है सेकंड टाइप। अबे ये तुम लोगों ने लिख लिया है, ठीक है, दोबारा मत लिखना। यहां वॉल्यूम बढ़ी है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, है ना, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, क्लियर है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑल ओवर थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ी है, क्लियर है, ऑल ओवर थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ी है। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो गई। अब थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ गई, इसका मतलब क्या है कि पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ गई, है ना, पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ गई। पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गई तो तुम लोग पढ़ते हो रिलेशन आइडियल गैस इक्वेशन में पीवी इक्वल टू एनआरटी, क्लियर है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब पी क्या है, प्रेशर है, वी क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। अब हम लोगों को तो इसी से मतलब है, तो पी का रिलेशन वॉल्यूम के साथ कैसा आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, ठीक है, यानी प्रेशर का वॉल्यूम के साथ रिलेशन है इनवर्स प्रोपोर्शनल का। तो अगर प्रेशर बढ़ा वॉल्यूम घटेगी, अगर वॉल्यूम बढ़ी प्रेशर घटेगा, ठीक है, ऐसा रिलेशन होता है। ये जस्ट तुम्हें रिकॉल करवा रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये है, अब पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ी यानी लंग्स की वॉल्यूम बढ़ी, तो लंग्स के अंदर जो प्रेशर था उसमें क्या चेंज आया, वॉल्यूम बढ़ी है तो प्रेशर में क्या चेंज आया, अबे गधे अभी अभी बात की थी ना, प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन कैसा होता है, हाँ तो इनवर्सली का मतलब क्या है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, तो वॉल्यूम बढ़ी है तो क्या होगा, प्रेशर घटेगा। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी यानी लंग्स के अंदर का इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो गया। अब अंदर प्रेशर कम हो गया और हमें अंदर प्रेशर ही कम करना था, प्रेशर कम होते ही क्या हो जाएगा, क्यों किया प्रेशर कम, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, तो अंदर एयर प्रेशर यानी लंग्स के अंदर एयर प्रेशर हो गया कम, बाहर है एयर प्रेशर ज्यादा, ठीक है। तो एयर क्या चाहेगी, एयर क्या चाहेगी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करूं। यहां कौन सा ग्रेडियंट माना है, प्रेशर ग्रेडियंट, हाई प्रेशर जगह से लो प्रेशर जगह की तरफ जाऊं तो हवा अंदर आ जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो। हम लोग कहेंगे एयर मूव इन, क्लियर है, समझ रहे हो, हवा अंदर आ गई, और इसी को तो कहते हैं सांस लेना, इंस्पायरेशन या इनहेलेशन। कैसे हुआ, एक्टिव प्रोसेस है, 2 सेकंड लगते हैं टाइम, ईआईसीएम में कॉन्ट्रैक्शन और फ्रेनिक मसल में कॉन्ट्रैक्शन, ईआईसीएम में कॉन्ट्रैक्शन के कारण रिब्स आउटवर्ड और अपवर्ड मूव करी तो वॉल्यूम बढ़ गई डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में, किसकी, थोरेसिक कैविटी की, ठीक है, क्योंकि रिब्स क्या कर रही है, थोरेसिक कैविटी बना रही है। रेडियल मसल या फ्रेनिक मसल में कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ, डायफ्राम फ्लैट हो गया और वॉल्यूम बढ़ गई एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ गई, यानी एंटीरियो पोस्टीरियर डोर्सो वेंट्रल दोनों एक्सिस में बढ़ी, यानी ऑल ओवर थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ गई। ऑल ओवर थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ी तो थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है पल्मोन यानी लंग्स, तो लंग्स की वॉल्यूम भी, पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ गई। अब पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ी तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया, अंदर प्रेशर कम बाहर प्रेशर ज्यादा, हवा धड़ाम से अंदर आ जाएगी भाग के। तो ये हो गया इंस्पायरेशन, सांस ले लिया हम लोगों ने। अब हम छोड़ते हैं, निपटाओ इससे पहले, फिर छोड़ते कैसे ये भी देखेंगे। हो गया, जल्दी निपटाओ। जल्दी निपटाओ।
हो गया। अब अपन बात करते हैं कि हम सांस छोड़ते कैसे हैं, एक्सपायरेशन की। क्लियर है? एक्सपायरेशन जस्ट इसकी अपोजिट प्रोसेस होगी एक्सपायरेशन। तो वही एक्सपायरेशन के दो पार्ट हैं। दो पार्ट क्या क्या हैं? तो देखो, जहां पहले कॉन्ट्रैक्शन हुआ अब वहां रिलैक्सेशन होगा। क्या हुआ था? EICM इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्ट हुई तो यहां रिलैक्स हो गई, रिलैक्सेशन। EICM में रिलैक्सेशन हुआ। और इसी तरह जो फ्रेनिक मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, फ्रेनिक मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, वो क्या होगी? अब रिलैक्स हो जाएगी, रिलैक्सेशन। क्लियर है? तो EICM और फ्रेनिक मसल दोनों के अंदर रिलैक्सेशन हो गया। अब EICM और फ्रेनिक मसल में रिलैक्सेशन के कारण क्या होगा? पहले EICM निपटाते हैं। EICM में कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ था? रिब्स ने मूवमेंट की थी अपवर्ड एंड आउटवर्ड। अब क्या होगा? रिलैक्स होने से वापस डाउनवर्ड और इनवर्ड, पहले ऐसे अब ऐसा हो गया। ठीक है, वापस अपनी जगह पे आ गया। तो रिब्स ने मूवमेंट की, रिब्स मूव्स किस तरह मूव किया है रिब्स ने? डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। क्लियर है? और रिब्स की ऐसी मूवमेंट से क्या हुआ है? रिब्स की इस मूवमेंट से क्या हुआ? थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी कम हो गई, घट गई। कैसे? इन डोर्सोवेंट्रल एक्सिस, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। क्लियर है? डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम घट गई, जिस एक्सिस में बढ़ी थी उसी एक्सिस में गई। अब फ्रेनिक मसल्स के रिलैक्सेशन से क्या होगा? तो फ्रेनिक मसल्स के रिलैक्सेशन से जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जो डोम शेप डायफ्राम वो फ्लैट हो गया था, अब वापस डायफ्राम डोम शेप हो जाएगा। ठीक है? क्या होगा? डायफ्राम बिकम कैसा हो जाएगा? डोम शेप्ड, डोम शेप्ड। अब डायफ्राम के डोम शेप्ड हो जाने से क्या होगा? डायफ्राम के डोम शेप्ड हो जाने से क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज होगी। और कैसे डिक्रीज होगी? इन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। क्लियर है? जिस एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ी थी उसी एक्सिस में वॉल्यूम घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो भाई एक साइड वॉल्यूम डिक्रीज हुई है डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में, एक साइड वॉल्यूम डिक्रीज हुई है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? ऑल ओवर वॉल्यूम डिक्रीज हुई है। ऑल ओवर वॉल्यूम डिक्रीज हुई है किसकी? थोरेसिक कैविटी की। तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज हुई है। अब थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में डिक्रीज होने से क्या होगा? सेम चेंज रिफ्लेक्ट होगा पल्मोनरी वॉल्यूम में। तो हम लोग कहें पल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज हुई है। क्लियर है? अब ये पल्मोनरी कैसी? हम लोग प्रेशर कह रहे हैं ना पल्मोन के अंदर का, तो ये भी पल्मोन के अंदर की वॉल्यूम है, तो इसे इंट्रा पल्मोनरी बोल देते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है कहीं अगर इंट्रा पल्मोनरी लिखा हुआ दिख जाए। तो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हो गई। अब इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होने से क्या होगा? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा। वॉल्यूम घटी है तो प्रेशर बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब अंदर प्रेशर ज्यादा बाहर प्रेशर कम, क्या होगा? एयर चाहेगी हाई प्रेशर ग्रेडियंट से लो प्रेशर ग्रेडियंट की तरफ मूव करे, तो हाई अंदर है और बाहर है कम,
तो एयर क्या करेगी, एयर मूव्स आउट, हवा निकल जाएगी, फूंक निकलना जिसे कहते हो। तो ये होता है, हवा निकल जाती है, समझ रहे हो, सांस छोड़ देते हैं हम लोग, क्लियर है। तो ये मैकेनिज्म है एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन का। निपटाओ 3 सेकंड लगती है और पैसिव प्रोसेस है, जल्दी निपटाओ इसे। ये एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन है, क्लियर है। मैकेनिज्म समझ आया, मैकेनिज्म समझ आया। चलो, तो ये है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन या मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। हम लोग सांस कैसे लेते हैं उसका मैकेनिज्म है, क्लियर है। किस पे डिपेंड है पूरा का पूरा मैकेनिज्म, मसल्स की मूवमेंट पे, क्लियर है, समझ रहे हो। तो पूरा रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म मसल्स पे डिपेंड है। और इसी बेसिस पे हम लोग अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की, क्लियर है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, मसल्स के बेस पे रेस्पिरेशन की टाइप डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन और ऑन द बेसिस ऑफ मसल, ऑन द बेसिस ऑफ मसल यूज्ड, कौन सी मसल यूज हुई है इस बेसिस पे, क्लियर है। तो इस बेसिस पे रेस्पिरेशन दो तरह की होती है। देयर इज 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। कौन कौन सी, तो देखो, एक है जिसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन, क्लियर है, या नॉर्मल ब्रीदिंग, समझ रहे हो, या फिर इसे कहते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग। बुक ने रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग टर्म एक साथ यूज किए है, ठीक है, हालांकि डिफरेंस है दोनों में। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, बट हम यहाँ रेस्पिरेशन भी यूज करते थे टर्म, क्लियर है, क्योंकि बुक ने यूज की है। नेक्स्ट, सेकंड टाइप, डीप, डीप या फिर थोरेसिक, थोरेसिक रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग, क्लियर। तो देखो, अब हम समझते हैं डिफरेंस क्या है। हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ मसल यूज्ड। तो भाई नॉर्मल रेस्पिरेशन में क्या होता है, नॉर्मल रेस्पिरेशन में जो डायफ्राम है, डायफ्राम है वो ज्यादा यूज होता है किसके कंपैरिजन में, रिब्स के कंपैरिजन में, क्लियर है। यानी फ्रेनिक मसल्स का ज्यादा यूज होता है, फ्रेनिक मसल्स का ज्यादा यूज होता है, क्लियर है, किसके कंपैरिजन में, EICM के कंपैरिजन में, क्लियर है। डायफ्राम ज्यादा यूज होता है यानी फ्रेनिक मसल ज्यादा यूज होती है EICM के कंपैरिजन में। और ये कितने परसेंट ज्यादा यूज होती है, तो ये डिफरेंस रहता है तकरीबन 70% का, क्लियर है, 70% ज्यादा यूज होती है फ्रेनिक मसल, क्लियर है। डीप या थोरेसिक ब्रीदिंग में क्या होगा, डीप या थोरेसिक ब्रीदिंग में यूज होंगे डायफ्राम की कंपैरिजन में रिब्स ज्यादातर, ठीक है, यानी डायफ्राम के कंपैरिजन में रिब्स ज्यादा यूज होंगी। मतलब क्या है, फ्रेनिक मसल्स के कंपैरिजन में, फ्रेनिक मसल्स के कंपैरिजन में क्या ज्यादा यूज होंगी, EICM, क्लियर है, ये ज्यादा यूज होंगी। अब ऐसा किसके अंदर देखने को मिलता है, एग्जाम्पल, ये तो नॉर्मल है सब में मिलेगी, ये कहाँ मिलेगी, तो ये ऐसी ब्रीदिंग हमें देखने को मिलती है इन प्रेग्नेंट, इन प्रेग्नेंट वुमेन, क्लियर, प्रेग्नेंट वुमेन में देखने को मिलेगी।
ये डिफरेंस है नॉर्मल ब्रीदिंग और डीप या थोरेसिक ब्रीदिंग, समझ रहे हो? निपटाओ इसे। ये है टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। हो गया? चलो अब अपन आगे चलते हैं। तो ये है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग। नेक्स्ट पॉइंट जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है कि भाई हम लोगों ने मसल्स तो देख ली, बट और फैक्टर क्या है जो यहाँ ब्रीदिंग में हेल्पफुल है? ब्रीदिंग में हेल्पफुल सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रेशर का ग्रेडियंट। हम लोगों ने मसल्स यूज किए हैं, क्यों यूज किए हैं? ताकि वो प्रेशर ग्रेडियंट बनाया जा सके, ताकि लो और हाई प्रेशर ग्रेडियंट बनाया जा सके, और फिर प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग एयर मूव कर जाती है। तो हम लोगों को बात करनी है कि एयर मूवमेंट या फिर ये रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग या फिर जो गैसियस एक्सचेंज हुआ है वो प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हुआ और कैसे हुआ है, ये बात करनी है कि किस तरह से प्रेशर ग्रेडियंट बना है। क्लियर है? तो हम क्या डिस्कस करेंगे अभी? हम बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस एक्सचेंज करेंगे अपन, ठीक है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हुई है? तो ये एक्सचेंज हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट, यहां प्रेशर ग्रेडियंट को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरह यूज किया गया है, यानी हम लोग गैसेस एक्सचेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रेशर ग्रेडियंट, अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, या फिर हम लोग कहें अकॉर्डिंग टू देयर पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर, प्रेशर ग्रेडियंट किससे बनेगा? पार्शियल प्रेशर से ही तो बनेगा, समझ रहे हो? क्लियर है? तो ये पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर क्या होता है? कल डिस्कस किया था ना थोड़ा बहुत इसके बारे में। क्या होता है पार्शियल प्रेशर? तो पार्शियल प्रेशर अगर हम किसी गैस का देखें तो ये वो अमाउंट है, ये वो वैल्यू है प्रेशर की जो कि एक गैस एक्सर्ट कर रही है किसमें? एक एटमॉस्फेरिक स्टैंडर्ड प्रेशर में। जो एक एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर होता है, स्टैंडर्ड एयर प्रेशर होता है, उसमें से एक गैस कितना पार्ट डोनेट कर रही है, वो उस गैस का पार्शियल प्रेशर होगा। क्लियर है? तो यहां हम पार्शियल प्रेशर निकालते हैं। पार्शियल प्रेशर का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लिया है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लिया है, और पार्शियल प्रेशर हम लोग निकालते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। किस तरह से? क्या लिख करके? PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कल निकाला था तो पार्शियल प्रेशर दोबारा उसी तरीके से निकाल लो। 760 इंटू 21/100 और 760 इंटू 0.03/100, कितनी वैल्यू आएगी? तो PO2 ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हम लोगों ने कल निकाला, ये आया था 159 mmHg, क्योंकि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक ATM प्रेशर इक्वल टू 760 mmHg। क्लियर है? और ये आएगा 2.28 mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। क्लियर है? तो ये है, समझ रहे हो? ये PO2 है, और इसी PO2 PCO2 प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग एयर मूवमेंट होगी। अब एयर मूवमेंट कहाँ होती है? तो एयर मूवमेंट प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होती है एटमॉस्फेयर से कहाँ जाता है एयर, कहाँ जाती है, यानी ऑक्सीजन कहाँ जाती है? एल्वुलाई के पास, और एल्वुलाई से कहाँ जाती है? ब्लड के पास, और ब्लड से कहाँ जाती है? सेल या टिश्यू के पास। क्लियर है? क्या? ऑक्सीजन। और सेल या टिश्यू में बनने वाली बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड यहां से वापस आती है, तो ये क्या आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये पूरी की पूरी मूवमेंट होती है
अकॉर्डिंग टू प्रेशर ग्रेडियंट, हम लोगों ने अभी अभी कहा, क्लियर है, प्रेशर ग्रेडियंट के इफेक्ट में, पार्शियल प्रेशर के इफेक्ट में। तो हम लोग देखते हैं कि एटमॉस्फेयर, एल्यूलाई, ब्लड और टिश्यू में इन गैसेस का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, कितनी वैल्यू होती है। ये तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर है। अब हम बात करते हैं इन जगहों पे क्या प्रेशर की वैल्यू होगी। तो ये नोट करो, फिर अपन वो प्रेशर की एक वैल्यू देखते हैं अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग पोजीशन, अलग अलग जगह। निपटाओ, हो गया। चलो अब अपन वो प्रेशर की वैल्यू देखते हैं जिसके अकॉर्डिंग गैसियस एक्सचेंज हुआ है, क्लियर है। तो देखो गैसेस कैसे एक्सचेंज हुई है। स्टार्टिंग में गैसेस थी एटमॉस्फेयर में, क्लियर है। एटमॉस्फेयर से कहां गई, एल्यूलाई में, क्लियर है। एल्यूलाई से कहां गई, अभी अभी बात की ना, ब्लड में, और जिस ब्लड में ऑक्सीजन जाती है वो प्योर ब्लड कहलाता है, क्लियर है, प्योर ब्लड। प्योर ब्लड ने ये ऑक्सीजन कहां डिलीवर की, कहां डिलीवर की बे गधे, बताओ, टिश्यू या सेल को। और टिश्यू या सेल से ये ऑक्सीजन, सॉरी, यहां बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड कहां गई, ब्लड इम्प्योर के अंदर। तो इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। और अब ये इम्प्योर ब्लड क्या देगा, कहां देगा ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये वही मूवमेंट वापस शुरू होगी। ये इम्प्योर ब्लड यहाँ से एल्यूलाई के पास जाएगा, क्लियर है। तो हम लोग इस तरह से एरो तो नहीं दिखा सकते, शो नहीं कर सकते, तो इनको हटा दो। अभी अभी हम लोगों ने वैसे एरो से मूवमेंट शो कर दी थी, क्लियर है। तो ये इस तरह की मूवमेंट होगी, एटमॉस्फेयर, एल्यूलाई, प्योर ब्लड, टिश्यू और इम्प्योर ब्लड, क्लियर है। तो देखो एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर कितना होता है, पार्शियल प्रेशर की वैल्यू, एल्यूलाई में पार्शियल प्रेशर की वैल्यू, प्योर ब्लड में पार्शियल प्रेशर, टिश्यू में पार्शियल प्रेशर और इम्प्योर ब्लड में पार्शियल प्रेशर। किसका, गैसेस का। गैसेस अपने पास कौन कौन सी है, तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का और फिर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही तो मूवमेंट होगी। तो देखो सबसे पहले एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में प्रेशर कितना होता है, अभी अभी निकाला है ना, ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में प्रेशर है 159 mmHg। अगर इसे यहां से चल करके टिश्यू तक पहुंचना है तो कैसा ग्रेडियंट होना चाहिए, यहां जो पार्शियल प्रेशर है उससे कम होना चाहिए पार्शियल प्रेशर, या ज्यादा, कम होना चाहिए। तो यहां से एल्यूलाई के पास पहुंचती है, तो एल्यूलाई के पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम होता है। कितना होता है, कितना होता है, 104 mmHg। अब एल्यूलाई से ये प्योर ब्लड के अंदर जाती है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर प्योर ब्लड में एल्यूलाई की कंपैरिजन में कम होना चाहिए, है ना। कितना होना चाहिए, ये होता है 95, क्लियर है, 95 mmHg होता है। अब 95 यहाँ है, प्योर ब्लड से ऑक्सीजन को जाना है टिश्यू के अंदर, तो यहाँ पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए ना। कितना होता है, यहाँ पार्शियल प्रेशर होता है टिश्यू का अप्रोक्सीमेटली 40, क्लियर है, समझ रहे हो। और अब इम्प्योर ब्लड में 40 ही रह जाता है, क्योंकि इम्प्योर ब्लड में ऑक्सीजन हम लोग कंसीडर नहीं करते। चलो अब बात करते हैं कि टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड बनी, टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड बनी, तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना हुआ टिश्यू में, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है टिश्यू में 45, क्योंकि ये यहां बन रही है, क्लियर है। अब 45 यहां है तो इसे ब्लड में जाना है और ब्लड के थ्रू एल्यूलाई तक जाना है, तो ब्लड में इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, इम्प्योर ब्लड में इसका पार्शियल प्रेशर 45 ही होगा। और फिर इम्प्योर ब्लड से ये कहां जाएगी, एल्यूलाई में, तो एल्यूलाई में पार्शियल प्रेशर उसके कंपैरिजन में कम होना चाहिए। कितना होता है, एल्यूलाई में पार्शियल प्रेशर उसके कंपैरिजन में कम होना चाहिए, ब्लड के कंपैरिजन में कम होना चाहिए ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर आना है, ब्लड से एल्यूलाई, एल्यूलाई से एटमॉस्फेयर। तो एल्यूलाई में होता है कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर अप्रोक्सीमेटली 40, क्लियर है। और 40 यहाँ है तो एटमॉस्फेयर में इससे कम होना चाहिए, तभी तो ये बाहर निकलेगी, तभी तो ये बाहर निकलेगी ना। तो 40 यहाँ है तो एटमॉस्फेयर में इससे कम होता है। अभी अभी हम लोग निकाल के आए, एटमॉस्फेयर में कितना होता है,
2.28 क्लियर है, ये है। तो ये पार्शियल प्रेशर की वैल्यू है। अब हम लोग प्योर ब्लड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बताएं तो इसने कार्बन डाइऑक्साइड एल्यूलाई को दे दी, एल्यूलाई में 40 था तो यहां भी 40 रह गया, क्लियर है। तो ये वैल्यू है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ट्रांसमिशन, क्लियर है, ऑफ एक्सचेंज। अब हम बात करते हैं कि वो वैल्यू बताओ मुझे, वो वैल्यू जब यहां से एयर गुजर रही थी, यानी जो हवा हम लोग बाहर छोड़ रहे थे, एक्सपेल एयर के अंदर पार्शियल प्रेशर की वैल्यू बता दो। ये अलग है थोड़ा सा, इसलिए अलग से डिस्कस कर रहे हैं। एक्सपेल एयर यानी जो हम सांस छोड़ रहे हैं उसमें, तो देखो सांस छोड़ रहे हैं उसमें, अब यहां से एयर एल्यूलाई की तरफ जा रही है, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर से तो कम होगा, ठीक है, और एल्यूलाई से ज्यादा होगा। तो ये कितना होता है, ये होता है 116, क्लियर है। और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एल्यूलाई से तो कम और एटमॉस्फेरिक से ज्यादा होगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये कितना होता है, ये होता है 30, क्लियर है। तो ये एक्सपेल एयर का पार्शियल प्रेशर है, ये टेबल है और ये तुम्हें याद ही करनी पड़ेगी। याद करने से मतलब है मेरा, बाकी चीजें हम लोग समझते हैं, यहां इसको मैं याद करना कह रहा हूं तो याद ये रखना, यहां लिख लेना, मुझे तो रट लो MTR, मुझे तो रट लो, तो इसको तो रट लो, चीख चीख के कह रही है टेबल, मुझे तो रट लो, क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं मेरे में से। तो ये MTR है, क्लियर है। ये है गैसियस एक्सचेंज का मैनर, क्लियर है, गैस इस तरह से एक्सचेंज होती है। और जो इसमें फर्दर तो डिटेल्स है या फर्दर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि गैस कैसे एक्सचेंज होती है, वो हम डिस्कस करेंगे कल। आज इतना ही, ओके, गुड बाय, मिलते हैं कल।